26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद गौरवमय है। भारत लंबे समय तक अंग्रेजी शासनकाल के अधीन रहा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलाई। वहीं आज़ादी के 2.5 साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। तो वहीं आज हम बात करते हैं बुलंदशहर के एक ऐसे गांव की जो शहीदों का गांव कहा जाता है, जहां इस गांव में जो विधवाओं के आंसुओं से ये गांव कराहता रहा है, वह शहादत का गवाह रहा है। आज़ादी की लड़ाई हो या कारगिल युद्ध की, इस गांव में शहीदों की लंबी फहरिस्त है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के गांव सैदपुर की। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में यहाँ दिखा सकती हूँ। इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ शहीद स्मारक पर, और ये उन सभी शहीदों के नाम हैं, यहाँ अंकित हैं उन सभी शहीदों के नाम जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जो दुश्मनों से लोहा लेते हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। आज गणतंत्र दिवस का दिन है और यहाँ झंडा फहराया गया है और इन सभी शहीदों को नमन किया गया है। हमारे साथ यहाँ सेना के जो रिटायर्ड सूबेदार हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इनसे हम सभी जानकारी लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और क्या किन किन लड़ाई में वो रहे हैं और उनका क्या योगदान रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार स्वरूप सिंह है। अच्छा, तो बाबूजी हमें आप ये जानकारी दीजिए, आपने कौन सी लड़ाई में आप रहे थे? मैं 71 हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर, जिसमें बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। अच्छा। मैं उसमें रहा हूँ। तो बाबूजी आप हमें थोड़ी सी जानकारी ये दीजिए कि जो वो 1971 में जो लड़ाई हुई थी तो वो पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो क्या वहाँ का माहौल रहा था, कैसे आपने वो लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी थोड़ी सी जो आपकी यादें जुड़ी हुई हैं वो थोड़ी सी आप हमारे साथ साझा कीजिए। 1971 आज 50 साल भारत ने भी उसका 50वां वर्षगांठ मनाया है। मैं उसकी बात करता हूँ। हमारा रण क्षेत्र था जम्मू कश्मीर छंब जौड़ियाँ। दुश्मन का एक डिवीज़न से भी ज़्यादा सेना हमारे सामने थी, जिसका तूफान डिवीज़न जो कहलाता है वो उसके हमारे सामने था। उसने हमारे ऊपर हमला किया 3 दिसंबर 1971 को। तो बाबूजी बताते हैं कि उसी दिन इसी गांव के 2 भाई भी शहीद हुए थे, तो आप भी उन्हीं के साथ थे जी। उस जंग के आप वार हीरो रहे हैं, तो कैसा लगा था आपको उस समय कि जब वो 2 शहीद इसी गांव के वहाँ शहीद हुए और आप वहाँ हीरो रहे? जब आपको ये पता चला कि वहाँ वो शहीद हो चुके हैं तो उस समय की स्थिति आपकी क्या रही थी? स्थिति ये थी कि बिल्कुल हम थोड़ा भावुक हुए जी। लेकिन हमने फिर यकीन करके, ये कुदरत ने लिखा था जी। अगर हम उसको लेके बैठ जाते जी। तो इसका अंजाम हो सकता अच्छा नहीं होता। हमने कितने लोग शहीद हुए थे उस दिन? बताते हैं बुलंदशहर जिले के बहुत लोग शहीद हुए थे, तो कितने लोग शहीदों की संख्या थी? शहीदों की संख्या बुलंदशहर से काफ़ी थी। दफेदार हरबीर सिंह वीर चक्रा रिझौड़ा बुलंदशहर से पड़ता है। दफेदार राजवीर सिंह जो मेरे साथ थे खालौर बुलंदशहर से पड़ता है, और काफ़ी लोग थे। जो मुझे कैसा महसूस होता है आज आप अगर आप उस समय के बारे में सोचते हैं, उन लड़ाइयों के बारे में सोचते हैं और आज के समय को आप देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है, इसके बारे में बताइए। आज की लड़ाइयाँ और उस लड़ाइयों में बड़े अंतर थे। जो मैंने बताया 3 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उसका पाकिस्तान का डिवीज़न था जो सबसे बड़ी ताकत गिना जाता था, तूफान डिवीज़न। हमें सही में आकलन नहीं हो पाया, तो हमने उस हमले का जवाब दिया और हम लोग आगे बढ़े। कितने दिन ये लड़ाई जो चली थी, जंग जो चली थी, कितने दिन चली थी? ये 3 तारीख से और 18 तारीख को सीज फायर हुआ था। हम बहुत अंदर थे पाकिस्तान में। 18 तारीख को उसने हमारे ऊपर हमला किया, तो उस लड़ाई में हमारे 9 टैंक बर्बाद हुए और हमारे 26 आदमी शहीद हुए। तो आखिर में जीत फिर किसकी हुई? जीत तो हमारी हुई। अच्छा। हाँ, हमारी सेनाएं 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान में थीं। अच्छा। जिसमें हम भी लगभग 90 किलोमीटर पाकिस्तान में थे। तो 9 टैंक बर्बाद होने के बाद में हमने फिर हिम्मत बांधी
और 26 लोग हमारे शहीद हुए, जिसमें 2 अफसर्स, 5 JCO और बाकी अदर रैंक्स उसमें शहीद हुए। और तो उसके बदले में हमने 9 टैंक के बदले में उनके 22 पैटर्न टैंक, मैं विश्वास से कह सकता हूं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, उस टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे मजबूत टैंक गिना जाता था, उसके 19 सफ़ी टैंक, 19 पैटर्न, 59 टैंक, वो भी बहुत मजबूत गिना जाता था। हमारे पास T-54 टैंक थे, और उसके बाद में 9 सफ़ी टैंक उसके जो उसी का बनाया हुआ था पाकिस्तान का, हमने वो बर्बाद किए और उनको खींच के हम हिंदुस्तान लाए। हमने एक नुमाइश प्रदर्शनी लगाई पैटर्न नगर के नाम से। तो बाबूजी ये बताइए, कैसा लगता है उस समय की सेना को देखकर और आज के जो जवान वहाँ पर तैनात हैं सरहदों पर, तो उस समय की सेना में और आज की सेना में आप क्या अंतर देखते हैं? आज मैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भारत आज बहुत अग्रणीय है। हमारे पास इतने अच्छे हवाई जहाज़ हैं, T-90 टैंक है, T-72 टैंक है। मैं तो बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो हमला करने की बात करता है, एक दफ़े सिर उठा के तो दिखाए, उसको मालूम हो जाएगा कि कैसे जवाब मिलता है। बाबूजी, आपको जो ये सभी मेडल मिले हैं, ये किन किन लड़ाइयों में मिले? आप इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये सबसे पहला ये मेडल है स्टार, इसको बोलते हैं पश्चिमी स्टार। ये जम्मू कश्मीर घमासान युद्ध के लिए 71 के लिए इससे नवाजा गया है। अच्छा। ये दूसरा मेडल है संग्राम मेडल, ये पहचान है 71 के युद्ध की। अच्छा। राष्ट्र ने इससे युद्ध के बाद में हमें नवाजा है। ये लॉन्ग सर्विस मेडल, ये अच्छी सर्विस के लिए 20 साल के बाद ये राष्ट्र ने हमें दिया है। ये स्वतंत्रता जयंती के लिए 25वीं वर्षगांठ के लिए ये हमें दिया गया था। अच्छा। और ये जम्मू कश्मीर 9 इयर्स मेडल होता है, 9 साल की सेवा के लिए। ये जो ऊपर है, ये जो मेडल है, ये कौन सा मेडल है? ये गोल्ड में जो है, ये गोल्ड में, ये हमें सेना अध्यक्ष जनरल रॉड्रिक्स, ये भी वीरता के लिए उन्होंने हमें प्रदान किया था। और ये मेडल है सराहनीय सेवा के लिए, पूरी सर्विस सराहनीय के लिए, ये भी राष्ट्र ने हमें दिया गया है। यहाँ गांव के ही एक ऐसे लाल के स्मारक पर हम मौजूद हैं जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह अहलावत, जो कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। और जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव में पहुँचा था तो लाखों की संख्या में उनकी आंखें नम हो गई थी। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी, यहाँ उनका ये स्मारक बना हुआ है, जो कि एक साहस यहाँ के लोगों के दिल में पैदा करता है। पिछले 100 साल के इतिहास की बात करें तो पराक्रम का सिलसिला विश्व युद्ध वर्ष 1914 से ही शुरू होता है। इससे अकेले इसी गांव से 155 सैनिक जर्मनी गए थे, जिनमें से 29 वहाँ शहीद हो गए, और जो 55 जवान थे वो वहीं जर्मनी में बस गए, जहाँ उन्होंने उनका नाम जाटलैंड रखा। इस गांव का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, यानी कि शुरू से ही इसी गांव में लड़ाइयाँ होती रही हैं। यहाँ के जो युवा हैं वह देश की सेवा में लगे हुए हैं। 1965 की लड़ाई में सैदपुर के सुफेर सिंह सिरोही को परमवीर चक्र मिला था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ के सैनिकों ने लड़ी हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारे यहाँ फौजी भी हैं। यहाँ इनसे बात करेंगे। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र जी बताइए, जैसे आपके गांव को सैदपुर को फौजियों का गांव कहा जाता है, पूरा भारत इन्हें फौजियों के गांव से नाम से जानता है, कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है आपको? हमें बड़ी खुशी होती है और देश के लिए शहीद होने वालों पर बड़ा नाज होता है हमें। हमारा हर बच्चा, जवान बच्चा आर्मी में जाकर देश की सेवा करनी चाहिए। बाबूजी, आप भी फौजी रहे हैं? मैं किसान रहा हूँ। अच्छा, किसान रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए, जैसे यहाँ ये फौजियों का गांव है, हर घर से यहाँ फौजी है, तो सरकार द्वारा यहाँ की क्या सुविधा दी जाती है? किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा सरकार ना ध्यान करती है, ना कभी योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी जनसभाएं करते हैं, कभी आके यहाँ लोगों का, यानी सरकार द्वारा यहाँ कोई सुध नहीं ली जाती? कोई सुविधा नहीं दी जाती। अच्छा।
हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ डॉक्टर्स रहते थे, उनका रेजिडेंस था, वो बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी है, कई बार कोशिश कर ली लेकिन सुनवाई जी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधाएं यहाँ मतलब आपको क्या लगता है क्या सुविधाएं यहाँ सरकार को देनी चाहिए, जैसे ये बहुत बड़ा गांव है? यहाँ सरकार को जो सुविधा देनी चाहिए, सबसे पहले तो जो है बच्चों के लिए जो है खेल कूद के लिए स्टेडियम होना चाहिए, और एक हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल की जो समस्या है वो सबसे जो है गंभीर है। जिस तरीके से हमारा गांव देश विदेश में शहीदों के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और सबसे मेन सुविधा तो जो है स्टेडियम और जो है हॉस्पिटल की होनी चाहिए। जी बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में? काम के बारे में हम तो बहुत कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप फौजी हैं बाबूजी? हाँ जी। कौन से सन की लड़ाई में आप थे? हमने जो है ये कारगिल की लड़ाई में रहे। अच्छा, कारगिल युद्ध में थे, यानी जो सुरेंद्र सिंह आहलावत की प्रतिमा बनी हुई है, उस समय की लड़ाई में आप थे? उस टाइम में हम पहाड़ियों पे। पहाड़ियों पर? हाँ। अच्छा, तो बताइए आप हमें यहाँ गांव में आप जैसी स्थिति, कैसी स्थिति है आज यहाँ गांव की? गांव में तो सभी फौजी हैं, ज़्यादातर फौजी हैं गांव में, तो ये फौजियों के नाम से ही मशहूर है। और ये जो है फैसिलिटी इतनी नहीं है जो कि फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल स्कूल तक भी नहीं है यहाँ तक अभी तक भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो क्या सरकार मतलब यहाँ सेना के अधिकारी ये लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ आते हैं और गांव की स्थिति देखते हैं? और फिर यहाँ तो ऐसा है जो अधिकारी बन जाता है वो बाहर ही बना लेता है मकान। अच्छा। हाँ, जो छोटे मोटे हैं। नहीं तो फिर भी यहाँ तो बहुत गांव में सेनावृत्ति बहुत सारे फौजी यहाँ पर हैं जो रिटायर हो चुके हैं फौज से, वो रहते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी कोई मांग नहीं की सरकार से कि यहाँ इस गांव के लिए कोई खास सुविधा होनी चाहिए? मांग तो हमने बहुत की है, परंतु कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक। सुनवाई नहीं हो रही। अभी एनसीसी की मांग की थी हमने, एनसीसी बड़ी मुश्किल से आई है। अच्छा। कॉलेज में भी। हाँ, नहीं तो एनसीसी भी हट गई यहाँ से तो। अच्छा। हाँ, यानी कि अगर यहाँ हम गाँव वालों से हमने बात की है और भी हमारे साथ बहुत सारे फौजी यहाँ मौजूद थे, तो सरकार को जो यहाँ सुविधा देनी चाहिए, वो लोग यहाँ ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ सरकार के द्वारा फौजियों के गांव को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारे साथ इसी गांव के एक ऐसे वीर योद्धा मौजूद हैं जिनको चीनी सेना ने कैद कर लिया था और इनके परिवार ने इनको मारा समझ के इनकी 13वीं तक कर दी थी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हुआ था इनके साथ। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुबेदार नेपाल सिंह। अच्छा, तो बाबूजी हमें ये बताइए, जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा था जब हम यहाँ से गए तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और हाइट काफ़ी है जी। और बर्फ़ ही बर्फ़ रहता था 12 मास। हम वहाँ पहुँचे, हमारे काफ़ी सीनियर अफसर गए, वो बोलते थे कि भाई तुम यहाँ आराम से सो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। लेकिन जब हम वहाँ रहे तो हमारे ऊपर एक दिन रात को तकरीबन 9 बजे का टाइम था, एकदम हमला हुआ और बमबारी शुरू हो गई। बमबारी में हमारे वहाँ तकरीबन 232 आदमियों में से वहाँ करीब 250 आदमी से भी ज़्यादा ख़त्म हो गए। अच्छा। एक मैं और एक राजस्थान का लड़का था, वो दोनों घायल हुए और कैद हो गए। अच्छा, तो बाबूजी किस जगह की बात थी, कहाँ पर आप मतलब भारतीय सेना कहाँ पर थी उस वक्त? गलवान घाटी। अच्छा, गलवान घाटी की ये बात। हाँ, तो जब वो ले गए चाइना वाले हमें खींच के, तो वहाँ हमसे काफ़ी अत्याचार ये था। किस तरह से आपको प्रताड़ित करते थे वहाँ जहाँ आपको रखा गया था? तो मतलब क्या जंगल में रखा गया था या आपको शहर के अंदर ले गए थे? नहीं, जंगल में आपको रखा था। हाँ, वो थे, तंबू लगे हुए थे। अच्छा। तंबुओं में रखते थे। अच्छा। और वहाँ का ना खाना अच्छा। क्या क्या चीज़ें आपको खाने के लिए वहाँ दी जाती थी? मतलब उसका पता ही नहीं था हमें तो। अच्छा। कि अब इतना टाइम बीतने के बाद पता लगता है। अच्छा। कि जैसे कहने चाउमीन, ये भी चाइना की है, वहाँ भी ऐसी किस्म की थी। अच्छा। कि वहाँ का कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आई। अच्छा। और काफ़ी टाइम तक हम तो वहाँ भूखे प्यासे रहे। अच्छा। हाँ जी। तो बाबूजी वहाँ आपसे कुछ काम भी कराया जाता था, मतलब क्या प्रताड़ित करा जाता था, क्या कहा जाता था उनके? काम कराया जाता था, एक नाला था, नाले से पत्थर ढोना। अच्छा। पत्थर ढोते थे और जब पत्थर ढोने के बाद खाने पे गए, खाना खाते ही फिर पत्थर ढोना। मतलब परेशानी रही वो। तो कितने समय तक आप वहाँ रहे? हम रहे 1 साल 7 महीने और 13 दिन। अच्छा। उसके बाद वहाँ से हमें
छुट्टी हुई। तो किस तरह से आप वहाँ अपनी बात दूसरों से कहते थे? क्या स्थिति थी वहाँ की? आपको अपने परिवार की भी, यहाँ की भी याद आती होगी, तो वहाँ क्या स्थिति थी? क्या आपके साथ और भी वहाँ मतलब भारतीय और भी कोई जवान थे? हाँ, हम वहाँ 131-32 आदमी पूरे हिंदुस्तान के जेल में गए। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में यानी भारतीय जवान वहाँ चीनी सेना ने कैद कर लिए थे? हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद वहाँ की उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, हमारी भाषा वो नहीं समझते थे। अच्छा। पता नहीं वो गाली दे रहे हैं जी। या हमें क्या कह रहे हैं, क्या कहते थे वो, मतलब भारतीय सरकार के? समझ में नहीं आता। अच्छा। केवल वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, अच्छा। सरकार के लिए अच्छा। गालियां बके हैं। क्या कह रहे, वो ये कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। अब पता नहीं साले क्या कह रहे क्या नहीं, हमें समझ में नहीं तो आया। बाबूजी फिर आप यहाँ किस तरह से पहुँचे? मतलब किस तरह से भारतीय सेना ने आपको यहाँ मतलब वहाँ कैद से छुटवाया? अब ये भी हमें नहीं पता किसने छुड़वाया, कैसे छूटे। अच्छा। ये था अचानक। हमें वहाँ एक नर्स थी जो तिब्बत की रहने वाली थी। अच्छा। उस लड़की ने हमसे ये बताया कि भैया तुम कल अपने देश जाओगे, अपने परिवार में मिलोगे, मुझे मत भूलना, याद रखना भैया, मैं तुम्हें ज़िंदगी में भी याद करूँगी। और कोई बात नहीं थी। तो बाबूजी जब आप वहाँ से छूट गए, उसके बाद यहाँ आप अपने गांव में आए, तो कैसी स्थिति थी यहाँ? यानी आपके परिवार था, आपकी पत्नी थी, आपके माँ बाबूजी थे, तो क्या स्थिति थी यहाँ? गांव वालों को आपको देख के कैसा लगा था? यहाँ तो ऐसा है एक ही दम जैसे कि एक भगवान उतर आया। इस किस्म से मेरे साथ हुआ कि मैं जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने इतनी इज्जत की कि मुझे जो है पूरे गांव में घुमाया और बैंड बाजे बजते गए। अच्छी तरीके से खूब खवाना पियाना सब कुछ बराबर। तो बाबूजी अभी जैसे मैं बताया गया कि आपको आपके परिवार ने समझ लिया था कि आप वहाँ जंग में शहीद हो चुके हैं, और फिर आपकी तेहरवीं भी कर दी थी। तो जब ये सब आपने यहाँ आए, यहाँ आपने देखा, ये सब बातें सुनी, तो कैसा लगा आपको? मतलब बहुत बुरा लगा था जब सुनी हमने, लेकिन बाद में क्या करते, जब यहाँ आ गए और हमें धीरे धीरे पता होता गया, तब हम भी अपने परिवार से, रिश्तेदारों से सबसे बताते थे भाई वहाँ हम ऐसे रहे, यहाँ ऐसे है। अब तो हमें खुशी खुशी हैं। तो भारतीय सरकार द्वारा क्या आपको कुछ और सुविधा दी गई, या आपको कोई जैसे वहाँ आप इतनी दूर से वहाँ चीन से छुट कर आए, तो कितना आपका भारतीय सरकार ने साथ दिया, भारतीय सेना ने साथ दिया? देखो जी, ये बात नहीं है। यहाँ से हमें ना तो एक पैसा दिया किसी ने, अच्छा। ना कुछ। बाहर क्यों ने तो जो 10-20 रुपए दिए, लेकिन हमारी फौज के लिए, सेना के लिए किसी ने कुछ नहीं दिया। यानी आप जब वहाँ से इतनी दूर से वहाँ से छुट कर आए, तो भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने आपकी कोई किसी भी तरह की मदद नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं करी। तो उनको तो पता होगा ना बाबूजी कि आप वहाँ इतने 1 साल, आप बता रहे हैं 1 साल से भी ज़्यादा आप वहाँ चीन में कैद रहे, आपको प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद आप वहाँ से छुटे हो, तो उन लोगों को तो मालूम होगा ना सरकार को कि आप वहाँ से छुटे हो। उसके बाद आपसे किसी तरह से वार्तालाप नहीं की गई उनके द्वारा? नहीं, कोई कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की? कुछ नहीं। अच्छा। कोई मतलब नहीं तो रखा। जब आप वहाँ से छुटकर आ गए थे, यहाँ गाँव में आ गए, तो फिर आपने दोबारा भारतीय सेना में दोबारा गए आप या नहीं गए? हाँ, बात ऐसी थी, हमारी माँ भी, पिता भी, घर वाली भी और भी सब मना करने लगे कि हम नौकरी नहीं कराते। जी हमने यही जवाब दिया कि हमेशा क्या हम जेल काटेंगे, जी जी। हम नौकरी करेंगे। अच्छा, यानी आपने जो आपका साहस है वो नहीं छोड़ा आपने, यानी इतने समय रहने के बाद भी जो इनका साहस है, जो देश प्रेम है, जो एक जज्बा है, वो इन्होंने नहीं छोड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं समझती हूँ कि शायद अगर आपका कोई फौजी या कोई और लड़का होगा, उसके अंदर शायद ये जज्बा एक बार के लिए देखने के लिए ना मिले। मगर जैसे बाबूजी ने हमें बताया, चीनी सरकार ने इन्हें वहाँ इतना प्रताड़ित किया, इनको जंगल में रखा गया, और उसके बावजूद भी ये वापस अपने परिवार के बीच में आए, और वहाँ जाकर फिर इन्होंने दोबारा भारतीय सेना ज्वाइन करी, और वहाँ जाकर इन्होंने फिर से देश की सेवा करी। यहाँ शहीद स्मारक के बराबर में ही मिलिट्री हीरोज़ मेमोरियल इंटर कॉलेज बना हुआ है, जो कि एक यहाँ युवा फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, नौसेना, वायुसेना या कोई भी भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जो तैयारी करते हैं, वहाँ इस स्कूल में उनकी तैयारी कराई जाती है। जो यहाँ इस गांव के युवा हैं, वो देश प्रेम की जो उनके अंदर साहस है, वो यहाँ ये उनके अंदर है, और
जो और भी आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं इनके, वो भी यहाँ के युवाओं को देख के काफ़ी प्रेरित होते हैं और अपनी देश सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी स्कूल में वो लोग यहाँ इनको तैयारी कराई जाती है। इस गाँव में शहीदों की स्मारक पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आते रहे हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए सुखवीर सिंह सिरोही की अस्थि कलश लेकर स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी स्वयं इस गांव में आई थी और इस गांव को देखकर वो काफ़ी खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं गर्व करती हूँ इस गांव पे, जो इस गांव की मिट्टी से ऐसे लाल निकलते हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। सहयोगी आमिर राणा के साथ मैं आयशा अहमद, खबर तहकीकात बुलंदशहर।